ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी अब एक नजर आप डाल लें। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर मिसाइल और ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत दुनिया भर में फिर से आग लगा रही है, लेकिन ना तो ट्रंप रुक रहे हैं और ना ही मुश्तबा खामेनेई थम रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर लगातार चौथे दिन ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेना ने ईरान पर 7 घंटे तक लगातार हमला किया। सिरिक, बुशहर, चाबहार, जास्क, कुनार का अबू मूसा समेत ईरान के कई शहर अमेरिकी हमले से दहल गए हैं। इस बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट और ब्रिज को उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान को अपनी बर्बादी रोकनी है तो वो समझौता कर ले। उधर ईरान भी अमेरिका पर भयंकर पलटवार कर रहा है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। ईरानी हमले से इन देशों में अमेरिकी बेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा यह है कि उसने बहरीन में अमेरिकी कमांड सेंटर फ्यूल टैंक तबाह कर दिया है। कुवैत में उसके ड्रोन अटैक से अमेरिकी सैन्य गोदाम जलकर राख हो गया है। कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख देती हूं। इस घटना के बाद जितने भी खाड़ी देश हैं उनके लिए एक बार फिर से तबाही का सबब अब सामने दिखाई दे रहा है। बीती रात ईरान ने कितना भयंकर अटैक किया उसकी कुछ और तस्वीरें आप देखें। ये जॉर्डन की तस्वीर है। जॉर्डन के किंग फैजल एयरबेस पर ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। अमेरिका का पैट्रियट इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ। जॉर्डन के बाद अब एक तस्वीर आपको कुवैत की दिखा दूं। कुवैत के अमेरिकी बेस पर ईरान ने शाहिद ड्रोन से अटैक किया। इसकी भी तस्वीर आपके सामने है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर यह ड्रोन अटैक है। इधर बहरीन पर भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। बहरीन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि ये हमला कितना ज्यादा बड़ा था। बहरीन में भी ये अमेरिकी बेस है जहां पर ईरान ने अटैक किया है। ये तो तबाही की तस्वीरें हो गई, लेकिन हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप 20% टैक्स को लेकर एक बार फिर यू टर्न कर चुके हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला 24 घंटे के अंदर अंदर वापस ले लिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि खाड़ी देश टैक्स देने की जगह अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। इससे अमेरिका में लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। आप सुने एक नया बयान। Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world. For China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे आलोक जी जब ये कहा था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर वो 20% का टैक्स, जिसे सज्जन जी कल कह रहे थे ये हफ्ता वसूली है और सिक्योरिटी मनी आप कह लें, जो ट्रंप कह रहे थे। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उन्होंने यू टर्न ले लिया है। देखिए, सारी दुनिया पे दबाव बना रहे हैं। रूस के ऊपर पूरा लगा दिया है, बहुत बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि नहीं, उस पर नहीं करेंगे। यहाँ पर और इन लोगों के साथ यूएई के साथ पुराने, देखिए यूएई खुद ही अब दूसरी तरफ जा रहा है। उसको लगने लगा है ना कि भाई आप हमारा प्रोटेक्शन तो कर नहीं सकते हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं, कल सऊदी अरब का भी नाम वो ले रहे हैं, इन सब कंट्रीज़ का अब उन्होंने नया रास्ता निकाल लिया था। हमें कुछ दे दीजिए वहाँ पर अपनी जनता को। असल में उनका अपना वहाँ चुनाव है ना, इनका पैसा यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोग जिस तरह रोजगार की बात करते हैं, उनको अपने चुनाव के लिए ट्रंप को अपने ऑडियंस को अपनी जनता को भी मुंह दिखाना है। तो वो एक तरफ युद्ध में वो बार बार हमला करते हैं, फिर टैक्स लगा देंगे। भाई वो तो 50 पे 500% लगाने की बात। ट्रंप के बस की बात नहीं रही हॉर्मुज में शांति लाना? बस में नहीं रही, बल्कि वो जितना ही जिसको कह सकते हैं कभी तय नहीं कर पा रहे करे क्या। वहाँ पर ईरान भी अपना असर्ट कर रहा है, जिस ढंग से असर्ट कर रहा है उसके बाद उसकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। और इसलिए अब कम से कम वो ये तो मानते हैं कि ये कंट्रीज़ हमारा साथ देते रहें और दूसरे देश भी वहाँ से रास्ता निकल जाए। तो उन देशों को खुश करने भी उनकी एक मजबूरी अब हो गई है।
ट्रंप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं भले ही, लेकिन खुश कर नहीं पा रहे हैं ना अपने देश की जनता को ना खाड़ी देशों को। इधर ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से हॉर्मुज में सैकड़ों ऑयल टैंकर फंस गए हैं। ईरान की तरफ से हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अटैक हो रहा है। 3 शिप पर मिसाइलें लगी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल शिप पर ईरान के हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ईरान ने यह हमला उस वक्त किया जब यूएई का टैंकर मोम्बासा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा था। ईरान के हमले में कुल 8 लोग घायल हुए, जिसमें 6 भारतीय हैं। इससे पहले ईरान ने यूएई के एक और टैंकर अल बहिया पर भी मिसाइल से अटैक किया था। ईरान की सिपाह नेवी का कहना है कि ये दोनों टैंकर उसकी परमिशन के बगैर हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने अपने ट्रांसपोंडर को भी बंद कर रखा था। दोनों ही टैंकर्स पर ज्यादातर क्रू मेंबर्स इंडियन थे और ये अमेरिकी सेना की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में भारत ने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके शिप्स पर अटैक का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंटरनेशनल वाटर्स में कमर्शियल शिप्स पर हमला यूनाइटेड नेशन के कानून के खिलाफ है। 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी मतलब उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। माफी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, रणधीर जायसवाल के बातों में वजन नहीं दिखाई दे रहा था। पहले जब भारत पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिप्स ने नेवी ने हमला किया था तब भी जो भारत का स्टैंड था, आज ईरान ने हमला किया है, भारतीय नाविक मारे गए हैं, उसमें भी जो भारत का स्टैंड है वो मजबूत नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं। और चिंता की बात यह भी कि देखिए जो क्रू मेंबर्स इंटरनेशनल कार्गो पे शिपिंग पे हैं उसमें भारत जो है बहुत बड़ी संख्या, शायद दूसरे नंबर पे भारतीय वो क्रू मेंबर्स है वो है। और आप देखिए जब 3 नाविक मारे गए थे भारतीय, अभी भी क्या हो रहा है कि एक शिप जो किसी तरीके से निकला उसमें बताया जा रहा था कि रिस्क इतना ज्यादा था कि अमेरिकी नेवी उन्हें एनकरेज कर रही थी कि आप निकलिए, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ईरानियन उन्हें वार्न कर रहे थे और ट्रांसपोंडर ऑफ करके, लेकिन दूसरे में एक की मौत हो गई। तो वैसी स्थिति में क्या है कि इस जंग में एक तो है कि हॉर्मुज के कारण अब देखिए क्रूड ऑयल की कीमत अभी $85 से ऊपर जा चुकी है, जो 70 के नीचे आ रही थी जी, वो बढ़ गई है और ये अभी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद अमेरिका और ट्रंप जो हैं वो अपने सैन्य ठिकानों को तो सुरक्षित कर नहीं पा रहे हैं खाड़ी देशों में। हॉर्मुज क्या बचाएंगे? हॉर्मुज पे वो उल्टा टैक्स लेवी लगा के, मतलब एक अलग ही प्लेन में उनकी बातचीत चल रही है। और भारत की बेबसी ये है कि आप चलिए दाम बढ़ रहा है, वो सबके लिए बढ़ रहा है तेलों का, कच्चे तेलों का, लेकिन आपका जो इंडियन क्रू है वो सारे कार्गो में वर्ल्ड में इतनी बड़ी संख्या में है, तो कहीं के जहाज पे अगर हमला हो रहा है तो उसमें भारतीय नाविक जो है ठीक ठाक संख्या में। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को कहीं ना कहीं और गंभीरता से इस पे कुछ प्रोएक्टिव मेजर लेना चाहिए कि आप वार्न करें उन्हें, कुछ भी करें, क्योंकि जितने हमले होंगे इंडिया उसमें डायरेक्टली अफेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक, और वो दिखाई भी दे रहा है। आइए आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी खबर देते हैं। प्रदर्शनकारी पीओके की कथित राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए रैली निकाल रहे हैं और इस दौरान पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान किया जा सकता है। रावलाकोट में आवाम का सैलाब सड़क पर आ चुका है। खुलेआम शहबाज और मुनीर को चैलेंज दिया जा रहा है। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के आधिकारिक नैरेटिव को खुलेआम चुनौती दी है। सरदार अमान खान ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए शहबाज सरकार को दो टूक कहा है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीओजेके ना तो आजाद इलाका है ना ही विवादित इलाका है, बल्कि ये कब्जे वाला इलाका है। कब्जा किसका? कब्जा पाकिस्तान का। ये इस बात के आधार मौजूद हैं
और उन किरातादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर चोरी कब्जा है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। और जब अमान ये बात कह रहे हैं तब आगे भीड़ कितनी बड़ी है ये बात एकदम स्पष्ट बताती है आलोक जी कि अब शहबाज और मुनीर के चंगुल से किसी भी वक्त ये हिस्सा आजाद होने जा रहा है। देखिए जिस तरह से लोगों का भीड़ आप देखिए कि हजारों और उस पे बच्चे भी, इस तरह के जहां पर गोलियां चल रही हैं, 60-70 लोग आधिकारिक रूप से तो इतने लोग मारे जा चुके हैं इस एक महीने के दौरान जून में। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक विस्फोटक स्थिति है। बलूचिस्तान से ज़्यादा भयावह स्थिति यहाँ की है। बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान भी बिल्कुल विद्रोह अपने आप घोषित किया चुका है और पीओ को तो यही है कि किसी भी तरह से वो मुक्ति चाहते हैं। ये ठीक है कि पूरा ही आर्मी का वहाँ इतना ज़्यादा बड़ी संख्या में उन्होंने तैनात कर दिए हैं, 60-70 हज़ार सैनिक लगा दिए गए हैं और आज खास करके 15 जुलाई को वो जो करने वाले हैं उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सरकार परेशान है। वहाँ सरकार क्या है, मतलब मुनीर और दोनों के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको भी, जैसे हम कह रहे हैं ना वहाँ की स्थिति की ट्रम्प को नहीं समझ, यहाँ तो बिल्कुल वैसी स्थिति है। अब कब वो मुक्ति का कर पाएंगे ये अपने आप में कहना कठिन है। वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और दूसरा वहाँ की सेना इतनी आसानी से उनको पूरा अलग होने देगी ये थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, अब उनके कंट्रोल में लगभग नहीं है पीओ को। ये तो साफ इस तस्वीर से दिखाई दे रहा है। खबर आपको पंजाब की दे दूं जहां पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में अपने ही पार्टी के नेताओं का कंट्रोल नहीं है। चुनाव से पहले क्लेश को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हुआ है, अब जाकर एक्टिव हुआ है। विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी ने कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर एक मीटिंग की और आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल की मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि मीटिंग में भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे। आपको बता दें कि 11 जुलाई को चन्नी गुट की बघेल के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें चन्नी गुट ने 3 मांगे रखी थी। चन्नी गुट की पहली शर्त तो यह है कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। दूसरी डिमांड चरणजीत चन्नी को सीएम का फेस घोषित किया जाए और फिर तीसरी डिमांड यह है कि जब उम्मीदवारों का भी चयन हो तो उसमें भी चन्नी की राय को तवज्जो दी जाए। हमारे पास जानकारी ये आ रही है कि केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करके अभी थोड़ी देर पहले बाजवा भी निकले हैं। ये पंजाब कांग्रेस की स्थिति क्या राहुल गांधी संभाल पाने की स्थिति में है सज्जन जी, या एक बहुत बड़ा डेंट इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी के आने से कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि चन्नी जो है वो डिफाइंस के मूड में है। जब शीर्ष नेतृत्व ने, प्रभारी भूपेश बघेल ने तय कर दिया कि राजा वड़िंग ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो ये फैसला है। आप उसमें अच्छा इनको भी दिया गया है, ये चुनाव कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया है जो कि एक महत्वपूर्ण पद है। तो आप उसमें और डिमांड कर सकते थे, आप कह सकते थे कि भाई जब टिकट बटे तो हमारी भी उसमें कुछ भागीदारी है। आप सीधा कह रहे हैं तो आप राजा वड़िंग को हटाने की बात नहीं, आप हाईकमांड को चुनौती दे रहे हैं कि आप अपना फैसला बदलिए। तो ये डिक्टेट करने की जो बात डिफाइंस है ये राहुल गांधी के आने से बदलने वाली नहीं है। दूसरी बात देखिए, चुनाव में जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी उसके नाते अकाली की जो स्थिति खराब है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता था। लेकिन इस तरीके से जो एक दूसरे को निपटाने की जो प्रक्रिया दिख रही है इससे मामला और उलझेगा। चन्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो सकते हैं संभावना में, लेकिन इनके मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा के साथ आधे घंटे, जब आपको याद होगा वो उनको ट्रैफिक में फंसाए रखा गया विरोध में, वो एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ एक ऐसे राज्य में जहां पे मिलिटेंसी का रिकॉर्ड है और उस समय ऐसी बातें आ रही थी, तो इनका वो जो फेलियर है उसमें बीजेपी काफी केयरफुल रहेगी। इनके आने से वो दलित ऑप्टिक्स है, दलित सीएम थे, दोनों सीट से हारे, दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ नहीं खींच पाए, उस नाते ये बहुत कुछ ऐड करने की स्थिति, लेकिन कुछ चीजें आउटकम से ज्यादा ऑप्टिक्स की होती है, तो वैसी स्थिति में ये जा सकते हैं। लेकिन उसका बीजेपी को लाभ कितना होगा? हाँ, एक फेस लॉस जरूर कांग्रेस को हो जाएगा, भद पिटने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी के आने से मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत ज्यादा सुधरेगी। स्थिति तो उत्तराखंड में भी कोई बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। 2 दिन के बाद राहुल गांधी की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक रैली है और ये रैली परेड ग्राउंड में होनी थी, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड की परमिशन को रद्द कर दिया और बन्नू स्कूल ग्राउंड में रैली आयोजित करने की अनुमति दी, जिससे कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में भिड़ंत भी हुई। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क जाम करके धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। उनका कहना है कि राहुल गांधी की रैली से सरकार डर गई, इसलिए रैली को कैंसिल करवा रही है।
राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है। और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। वैसे उत्तराखंड में 2 ही पार्टी है सर, एक बीजेपी है, कांग्रेस है। दोबारा सत्ता में बीजेपी का शासन है ही। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्योंकि नेतृत्व तो यहाँ भी बहुत कमजोर है और वहाँ पर अभी बिल्कुल कोई ऐसी उसकी स्थिति मजबूत करने को कह सकते हैं कि केंद्र मजबूत होता है तो वहाँ का नेताओं में विश्वास। केवल ये ठीक है, देखिए पहले प्रयागराज में हरीश रावत के समय में थोड़ी मजबूत थी कांग्रेस पार्टी। उनको कितना कमजोर किया गया। हरीश रावत के बाद और पहले कभी एनडी तिवारी वहाँ नेता होते थे, बहुगुणा होते थे। ऐसी स्थिति में अब उनके पास कोई नेता है खास है तो नहीं है। कांग्रेस की स्थिति खराब है। ये केवल ये प्रदर्शन आप देखिए, मैं तो इससे ज़्यादा कह रहा हूँ कि आप इसमें भी ये जो सूचना है साथ साथ ये भी बताया जाए कि उन्होंने कहा कि 2.5 लाख लोग आएंगे। प्रशासन के पास ये है कि भाई आपने 20,000 का ग्राउंड है, आप यदि 2.5 लाख लोग ले आएंगे तो हम कैसे परमिशन देंगे। तो कई चीज़ें हैं जो पेपर में चाहे नहीं लिखी होती है, लेकिन जब बातचीत होती है तो आप राहुल गांधी को कहीं ना कहीं वहाँ पर बैठा करके कर ले चुके। प्रयागराज में या पटना में भी उनका फ्लॉप होना था। यहाँ पर कांग्रेस खुद भी कमजोर है, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत एक ड्रामा करके कि राहुल गांधी को नहीं, सरकार को क्या फर्क पड़ना है। पार्टी का रिवाइवल का कोई स्कोप दिखाई देता है उत्तराखंड में? कतई नहीं दिखाई देता। आज जब तक वहाँ का कोई नेता नहीं होगा, लोग उसके लिए काम करने वाले नहीं होंगे। उत्तराखंड में तो बिल्कुल कांग्रेस बहुत ही कमजोर स्थिति में है। बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा बदतर स्थिति वहां पर है, उत्तराखंड में है। एक और खबर, भारत और यूके के बीच आज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। कुछ अच्छी खबरें भी आप तक पहुंच जानी चाहिए। ब्रिटेन से भारत में आने वाले सामान की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ में कटौती होगी और इसका असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा स्कॉच बनाने वाली ब्रिटिश कंपनीज को होगा। साथ ही ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली लैंड रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयस और एस्टन मार्टिन डिफेंडर जैसी कारें अब पहले के मुकाबले कुछ कम कीमतों पर मिल पाएंगी। भारत यूके एफटीए के तहत भारत के सामान को यूके में टैरिफ कट या फिर ड्यूटी फ्री किया जाएगा। इससे भारतीय कपड़ा हुआ, जूता हुआ, फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत ने सेब, अखरोट, सोने की ईंट और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट पर छूट नहीं दी है। वहीं ब्रिटेन ने भी चावल, चीनी, मीट प्रोडक्ट को समझौते के दायरे से बाहर रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो एक्चुअली में देखना है कि भारत और यूके के बीच में जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है जो आज से लागू हो रहा है, इससे भारत कैसे और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब से ये ट्रम्प ट्रैफिक का ये दौर शुरू हुआ तो हर किसी ने देखा कि अब जो बाइलेटरल फ्री ट्रेड है, बाइलेटरल ट्रेड हो, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो आपका एक विकल्प के तौर पे बेहतर भविष्य है आपके लिए। उसमें सबसे ज्यादा तो लोग खुश इस बात पे थे कि स्कॉटलैंड से जो स्कॉच आएगी वो काफी कॉस्टली होती है, तो खैर वो तो हल्की बात हो गई। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि जितने भी वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लग्जरी कार्स वगैरह हो गए, जो यहाँ पे एक मिडिल क्लास और जो अपर मिडिल क्लास है, जो माना जाता है कि भारत की 100 मिलियन पॉपुलेशन, जो 10 करोड़ की पॉपुलेशन वो है जो इन चीजों को पसंद करती है और चाहती भी है, तो उनको पर अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और चूंकि उस पर काफी ज्यादा ड्यूटी चार्जेस लग जाते हैं, तो उनको फायदा होगा। तो अपर मिडिल क्लास के लिए तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही, मेडिकल सेक्टर में भारत को फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उनके साथ भी है कि भारत की जितनी भी टेक्सटाइल वगैरह से लेके सब कुछ है, चूंकि हमारा टेक्सटाइल मार्केट जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और ब्रिटेन में उसका हमेशा से डिमांड रहा है, तो हमारे लिए भी वो फायदे की बात है। और यही चीज आप देखिए धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है और बाकी जापान से लेके ईस्ट एशिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ भी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा शुरुआत है कि अब जो हम फिर उस दौर में जा रहे हैं जब बड़े बड़े ब्लॉक्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता था कि आप नासा ईयू के साथ कर रहे हैं, नाफ्टा के साथ कर रहे हैं, बाकी के साथ कर रहे हैं। अब आप इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ करो। ब्रिटेन के साथ हमारा सबसे पहले ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है। तो एफटीए जहां पर प्रोसेस फूड में पहले 70% था, वो भी बहुत घट जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। जाते जाते एक अच्छी खबर के साथ विदा लेने का समय है। कल फिर सुबह 10 बजे दमदार 10 में जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।